नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है बेवफा। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आदि को विद्यालय पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए वह गांव की पगडंडी पर मोटरसाइकिल तेजी से चलाते हुए जा रहा था। पगडंडी पर मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा खतरनाक होता है, यह बात उसे पता थी, इसलिए वह पूरा चौकन्ना होकर के ड्राइविंग कर रहा था। सामने से उसे एक लड़की घास का गट्ठर अपने सिर पर लेकर के आती हुई दिखाई दी। गट्ठर शायद इतना भारी था कि उसका सिर उसमें धंसा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। बोझ के मारे वह लड़खड़ा भी रही थी। जैसे ही आदि की मोटरसाइकिल उसके पास आई, उसी समय एक भैंस भागती हुई आई और उस लड़की से टकराकर चली गई। शायद उस लड़की को वह भैंस दिखाई नहीं दी, इसलिए वह इस घटना के लिए तैयार नहीं थी और वह मोटरसाइकिल पर गिर पड़ी। आदि भी मोटरसाइकिल के नीचे गिर पड़ा और वह घास का गट्ठर भी आदि के ऊपर गिर पड़ा। वह लड़की संभली और उसने गट्ठर हटाया। बड़ी मुश्किल से आदि खड़ा हो पाया। दोष किसे दे, भैंस को, आदि को, लड़की को या घास के गट्ठर को? कुछ समझ नहीं आया। पढ़े लिखे आदमी की पहचान यही है कि चाहे गलती किसी की भी हो वह सॉरी झट से बोल देता है। आदि ने सॉरी कहा तो वह लड़की बोली, गलती मेरी थी, मुझे भैंस दिखाई नहीं दी इसलिए उससे बच नहीं पाई और गिर गई। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? आदि कराहते हुए कहने लगा, नहीं ज्यादा चोट नहीं आई, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। इतने में 1-2 लोग और आ गए। उन्होंने उस लड़की के सिर पर वह गट्ठर रखा और वह चली गई। इधर आदि की मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत हो रही थी। गांव का एक लड़का शक्ति उसे स्कूल छोड़ने चला गया। रास्ते में शक्ति ने बताया कि मीना बहुत अच्छी लड़की है, अपने भोला चाचा की बेटी है। आदि विद्यालय में पढ़ा करके घर लौट आया। उसे उसके साथी अध्यापक ने घर छोड़ दिया था। आदि शहर में पढ़ा लिखा एक आधुनिक युवा था। उसकी नौकरी अभी थोड़े दिन पहले ही लगी थी और इस गांव में प्रथम नियुक्ति थी उसकी। विज्ञान विषय का वरिष्ठ अध्यापक था वह। बड़े अच्छे से पढ़ाता था वह। सब बच्चे उसे पसंद करते थे, सबका चहेता बन गया था वह थोड़े से समय में। घर पर वह अभी आराम कर ही रहा था कि गाँव के 2-4 लोग उसके कमरे में आते हुए दिखाई पड़े। उनके साथ मीना भी थी। आदि समझ गया कि मीना ने यह घटना अपने घर वालों को बताई होगी। शायद यह लोग उससे झगड़ा करने आए हैं। आदि अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार करने लगा। वे लोग पास आ गए। राम राम मास्टर जी। नमस्कार जी। मास्टर जी, अब कैसी तबीयत है? कमरे के बाहर खड़े खड़े उन्होंने पूछा। आइए आइए, अंदर आ जाइए सब लोग, मास्टर जी आगवानी करते हुए कहने लगे। अरे अरे, आप खड़े मत होइए, बैठ जाइए, आपको चोट लगी है। हमारे साथ में वैद्य जी भी आए हैं, ये इलाज कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वैद्य जी ने आदि के पैर का मुआयना किया और कहा, फ्रैक्चर तो नहीं लगता है, जरा सा मांस छिल गया है, मैं अभी कुछ दवाई दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। और उन्होंने कुछ दवाई दी और पैर में एक ओसाइंटमेंट लगाया जिससे आदि को तुरंत आराम हो गया। भोला ने मीना के हाथ से एक छोटी सी पोटली ली और उसे आदि को पकड़ाते हुए कहा, मीना से हुई गलती के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारी एक विनती है, यह खाना मीना ने ही बनाया है, आप इसे खा लेना। आदि ने मीना को देखा, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। आदि को इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह इस तरह के बर्ताव के लिए तैयार नहीं था, अतः खामोश ही रहा। उसने वह पोटली ले ली। वैसे भी आज वह खाना बनाने की स्थिति में था भी नहीं और कोई इंतजाम भी नहीं था। या तो मकान मालकिन खाना बनाती या वह किसी साथी अध्यापक के यहाँ खाना खाता, इसलिए उसने भी ज्यादा नानुकुर नहीं किया। सब लोग चले गए तो आदि ने वह पोटली खोली। मीसी रोटी,
गोभी की सब्जी, अचार और गुड़ था। उसने मीसी रोटी अब तक केवल शादियों में ही खाई थी, लेकिन वास्तव में वे मीसी रोटी कम बेसन की रोटी ज्यादा होती थी। इनका स्वाद कुछ अलग था। उसे बहुत पसंद आई वो रोटियां, ऊपर से शुद्ध मक्खन। वाह, मजा आ गया। रोटी भी बड़ी बड़ी थी और पूरी 5 थी। इतनी रोटियां तो कभी खाई नहीं थी आदि यानी आदित्य ने, मगर वह स्वाद में सारी रोटियां खा गया। दूसरे दिन फिर से मीना उसे खाना लेकर के आ गई। उसने पहली बार बात की थी मीना से, चोर निगाहों से उसे देखा भी था। सचमुच बहुत सुंदर थी मीना। गोल मटोल गोल चेहरा, काली काली आंखें, लंबे लंबे बाल, गुलाबी ओंठ, सुडौल बदन, आकर्षक युवती थी मीना। पूछने पर बताया कि वह 12वीं तक तो इसी विद्यालय में पढ़ी थी और इसी साल ही उसने प्राइवेट पढ़ करके बीए पास की है। आदि उससे काफी प्रभावित हुआ था। आदि ने हंसते हुए मीसी रोटी की बहुत प्रशंसा की तो मीना ने बताया कि ये गेहूं, जौ और चना के मिश्रण के आटे से बनी हुई है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट लगती है। आदि ने उसके सामने ही खाना खाया, फिर स्कूल चला गया। आज वह खुद मोटरसाइकिल चला करके गया था। शाम को फिर से मीना उसे खाना ले करके आई। आज खाने में वह पूरी, आलू की सब्जी, पुदीना की चटनी और सूजी का हलवा लेकर के आई थी। बड़े प्रेम से परोसा था उसने खाना। आदि ने भी बड़े प्रेम से खाना खाया और खूब तारीफ की। मीना सुन करके गदगद हो गई। दोनों के बीच में प्रेम रूपी पौधा अंकुरित हो गया था। धीरे धीरे किसी भी बहाने से मिलने लगे थे दोनों। आदि ने अपनी माँ से सब बात कर ली थी। पापा थे नहीं, इसलिए माँ को ही निर्णय लेना था। एक दिन वह माँ को भी गाँव ले आया और उसने अपनी माँ को मीना से मिलवा दिया। मीना ने अपने रूप, बुद्धि और व्यवहार से आदि की माँ का दिल जीत लिया। आदि और माँ दोनों मीना के घर चले गए और मीना का हाथ मांग लिया। भोला को आदि से बेहतर लड़का और कौन मिलता मीना के लिए। भोला ने इस रिश्ते को भगवान की कृपा समझा और दोनों का विवाह हो गया। आदि अपने मुकद्दर पर इतरा रहा था कि उसे मीना जैसी सुंदर, सद्गुणी, बुद्धिमान पत्नी मिली थी। उधर मीना को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई सपना देख रही हो। आदि जैसा स्मार्ट, शिक्षित, सरकारी सेवक, मृदुभाषी लड़का उसका पति होगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। मगर लगता है कि भगवान की मीना पर विशेष कृपा थी, इसलिए उस दिन उसकी टक्कर आदि से करवा दी प्रभु ने, जिसका परिणाम अब सामने है। दोनों शिमला मनाली घूम करके आए। मीना ने तो अपने खेत और घर के सिवाय और कुछ देखा ही नहीं था, इसलिए इन हसीन वादियों को देख करके वह अभिभूत हो गई। उसने आदि को बाहों में कस लिया। वह उस पर दिलो जान से निछावर हो गई। उसने उसे भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। गांव में दोनों मस्ती के साथ रह रहे थे। आदि विद्यालय चला जाता तब पीछे से वह घर का सारा काम कर लेती। खाली समय में वह आईने के सामने खड़ी होकर के घंटों खुद को निहारती रहती थी। सुंदर तो वह पहले से ही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर और निखार आ रहा था। जब व्यक्ति अंदर से खुश हो तो उसका रंग रूप और निखर जाता है। पहले वह मेकअप भी नहीं करती थी, अब हल्का हल्का मेकअप करने लगी थी। मेकअप के बाद वह अप्सरा सी लगती थी। आदि जब विद्यालय से आता था तब मीना बन संवर करके उसका दरवाजे पर इंतजार करती मिलती थी। आदि उसका रूप देख करके पागल हो उठता और फिर दोनों घंटे 2 घंटे प्यार के सागर में गोता लगा लेते थे। दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। उड़ रहे थे दोनों। पति पत्नी कैसे रहते हैं इसकी मिसाल बन गए थे वो दोनों गांव के लिए। एक दिन आदि 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपी चेक कर रहा था। मीना उसके पास ही बैठी थी। वह आदि की चेक की हुई कॉपियों को देख रही थी। एक कॉपी उठा करके उसने कहा, सुनो, इसका जोड़ गलत लग गया है शायद। नंबर तो 81 आए हैं, मगर आपने 72 ही लिखे हैं। आदि ने वह कॉपी ले ली। उसने सभी नंबरों को जोड़ करके दोबारा किया तो 81 ही आया। उसने एक बार जोड़ और किया, फिर भी 81 ही आया। आदि ने मीना को धन्यवाद दिया
कि उसके कारण किसी छात्र का भला हो गया था। मीना को भी अच्छा लगा था। खाली समय में मीना कॉपियां पढ़ने लगी। आदि ने किस प्रश्न में कितने नंबर दिए हैं यह भी देखती। एक कॉपी पर उसकी निगाह अटक गई। एक प्रश्न का उत्तर किसी छात्र ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन आदि ने उसे औसतन 6 नंबर दिए थे, जबकि कम से कम 9 अंक मिलने चाहिए थे। आदि जब विद्यालय से घर आया और प्यार का कोटा पूरा करने से निवृत्त हुआ, तब उसने उस प्रश्न और उसका उत्तर तथा उसमें दिए गए अंक का जिक्र छेड़ दिया। आदि ने कॉपी देखी, प्रश्न और उत्तर दोनों गौर से पढ़े तो उसे भी महसूस हुआ कि उसे कम से कम 8 अंक तो मिलने चाहिए थे। उसने संशोधन करके 6 से 8 अंक कर दिए। अचानक आदि के दिमाग में कुछ कौंधा। कहने लगा, मीना एक बात कहूँ, अगर मानो तो। आपकी बात नहीं मानूं ऐसा हो सकता है क्या? आपकी हर बात मेरे लिए भगवान का आदेश है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि मेरे विद्यालय जाने के बाद तुम बोर होती हो। अगर तुम बीएड कर लो और बाद में अध्यापक की परीक्षा दे दो तो तुम भी अध्यापिका बन सकती हो। मीना ने कहा, अब क्या करना है पढ़ लिख करके? मुझे जो पाना था वह मैंने पा लिया है, अब और कोई तमन्ना नहीं है। अरे पगली, जरा ये तो सोच कि अगर तू अध्यापिका बन गई तो एक तो तेरा मन लगा रहेगा विद्यालय में, और दूसरा यह कि अपनी आय भी दोगुनी हो जाएगी। फिर हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। मीना को भी बात जम गई थी। उसने हाँ कर दी। आदि ने उसका दाखिला बीएड कॉलेज में करवा दिया। जब वह जा रही थी तो उसकी आंखों से झमाझम बरसात हो रही थी। वह कस करके आदि से लिपट गई। उसे छोड़ करके जाने में उसकी जान निकली जा रही थी। आदि ने उसे समझाया कि यह जुदाई थोड़े दिन की ही है, फिर तो हम एक हो जाएंगे। मीना दुखी मन से बीएड करने चली गई। मीना का आईक्यू बहुत अच्छा था, मेहनती भी थी, इसलिए बीएड कॉलेज में उसकी अलग ही पहचान बन गई। उसने कॉलेज टॉप किया था। कितने खुश हुए थे दोनों उस दिन। गजब का जश्न मनाया था दोनों ने। मीना ने खूब गीत सुनाए थे उस दिन। आदि को उस दिन पता चला कि मीना बहुत सुंदर गाती है। आदि को लिखने का शौक था। आदि गीत लिखता और मीना गाती। गजब की जुगलबंदी थी दोनों की, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आदि मीना को अध्यापक वाली परीक्षा की तैयारी कराने लगा। वह खुद नोट्स तैयार करता, मीना को समझाता, फिर उस विषय पर उससे प्रश्न पूछता। कभी कभी मीना खुद कह देती कि अब बस, मगर आदि अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। समय को देख करके ही चलता था। आदि के सामने मीना की एक नहीं चलती थी। उसे झक मार करके पढ़ना पड़ता था। अध्यापक वाली परीक्षा भी हो गई। मीना के पेपर बहुत अच्छे हुए थे। आदि को पूर्ण विश्वास था कि दोनों की मेहनत का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। एक दिन अध्यापक परीक्षा का परिणाम आ गया। मीना की अच्छी मेरिट बनी। प्रथम 100 में मीना का नाम था। उस दिन कितने खुश थे दोनों। रात भर सो नहीं पाए थे दोनों। जब मेहनत से मंजिल मिलती है तो उसका आनंद अलग ही होता है। मीना को एक जिला मुख्यालय के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी की अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी मिल गई। आदि उसके साथ गया और रहने की समस्त व्यवस्थाएं करके लौट आया। उसने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किया कि उसका स्थानांतरण भी उसी विद्यालय में कर दें जिसमें मीना पदस्थापित है। उसकी बात मान ली और उसका स्थानांतरण उसी विद्यालय में कर दिया गया। अब दोनों फिर से एक हो गए थे। आदि और मीना की खुशियों का कोई पारावार नहीं था। दोनों एक ही विद्यालय में अध्यापन करेंगे, यह कल्पनातीत था। दोनों साथ आते साथ जाते, घर में भी मिलकर के हाथ बटाते। आदि ने मीना को बहुत संबल दिया था। मीना अब आदि की उंगली छोड़ करके चलना सीख रही थी। भगवान ने उसे सौंदर्य, बुद्धि और मधुर आवाज की दौलत दी थी। हर कोई मीना की ओर आकर्षित हो जाता था। मीना की आवाज पूरे विद्यालय में प्रसिद्ध हो गई थी। प्रार्थना, राष्ट्रगीत और गजबत संगीत की प्रभारी बना दी गई थी मीना विद्यालय में। आदि की आवाज सामान्य थी, लेकिन वह कविता, गीत बहुत अच्छा लिखता था। आदि अक्सर मीना को यह गीत गा करके छेड़ता था।
कोयल सी तेरी बोली सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे कजरारे ओंठ तेरे अंगारे, तुझे देख के कुछ कुछ होने लगा। मीना भी जब तरन्नुम में होती तो आदि के लिए गीत गाती थी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। दिन बड़े सुहाने और रातें बड़ी खुशनुमा गुजर रही थी उनकी। विद्यालय में वार्षिक उत्सव की तैयारी होने लगी। एक बार का वार्षिक उत्सव कुछ खास होने वाला था। इस बार जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि बन करके आ रहे थे। उसमें मीना को विशेष रूप से कहा गया था कि कुछ विशेष तैयारी करानी है बच्चों को, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी प्रसन्न हो जाएं। मीना भी जी जान से जुट गई। आदि ने अलग अलग तरह के कई गीत लिखे। मीना ने उनकी तर्ज तैयार कर बच्चों से रियाज करवाया। खुद ने भी एक दो गीत तैयार किए। नियत तिथि को वार्षिक उत्सव समारोह हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मीना का शो शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक नायाब कार्यक्रम दिए मीना ने दो गीत भी सुनाए। जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो करके उसके गीत सुन रहे थे। मीना की मधुर आवाज में सब खो गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद से जिला शिक्षा अधिकारी ने मीना को प्रधानाचार्य के कक्ष में बुलवाया और कहा, इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम तुम्हारी देखरेख में कराना चाहते हैं। तुम्हारी क्या राय है? जैसा श्रीमान उचित समझें। मीना सिर झुका करके बोली, तो ठीक है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश सुना दिया। मीना को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने आदि को गीत लिखने को कहा। आदि ने कुछ गीत लिखे जिनकी तर्ज मीना बनाती और अभ्यास करती, फिर बच्चों से भी कराती। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्य स्टेडियम में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि राज्य के एक कैबिनेट मंत्री थे। जिला कलेक्टर आनंद के नेतृत्व में वह समारोह संपन्न हुआ। मीना ने दो ग्रुप डांस बच्चों से करवाए तथा एक गीत उसने खुद गाया। उसकी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज ने तहलका मचा दिया। मंत्री जी ने मंच पर ही उसे 11,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। कलेक्टर आनंद ने भी मीना में विशेष रुचि दिखाई। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात कलेक्टर साहब ने मीना को अपने ऑफिस में बुलवा लिया। उसके गाने की भूर भूर प्रशंसा की और पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बहुत शानदार बताते हुए बधाई भी दी। मीना ने उनका दिल से आभार व्यक्त किया। इसके कुछ दिन बाद ही आदि का स्थानांतरण आदेश आ गया। आदि और मीना दोनों बहुत उदास हो गए। क्या करें, उनकी खुशियों को इतनी जल्दी नजर लग जाएगी, जमाने की यह दोनों ने सोचा नहीं था। आदि की कोई जान पहचान भी नहीं थी। जाना ही पड़ेगा, यह सोच करके आदि अनमना सा हो गया। मीना से एक पल की भी जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगा, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मीना को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने आदि को जल्दी तैयार हो जाने के लिए कहा और वह खुद भी नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों कलेक्ट्रेट पहुंच गए। मीना ने एक पर्ची पर अपना नाम व पद लिख करके गायिका लिखा और पर्ची कलेक्टर के निजी सहायक को पकड़ा दी। तुरंत बुलावा आ गया। मीना और आदि कलेक्टर आनंद के सामने बैठे थे। आनंद ने उनको कॉफी पिलवाई। मीना ने डरते डरते अपनी समस्या बताई और कहा कि यह स्थानांतरण किसी भी तरीके से रुकवा दें तो अच्छा होगा। आनंद ने शिक्षा निदेशक से दूरभाष पर बात की। निर्देशक आनंद का बैचमेंट ही था। उसने फोन पर हामी भर दी। जब तक कॉपी खत्म हुई तब तक आदेश की कॉपी मेल से आ गई। आनंद ने एक कॉपी मीना को दे दी। आदि और मीना खुशी से पागल हो गए। आनंद का बार बार धन्यवाद करने लगे। पूरे विद्यालय में यह चर्चा फैल गई। मीना का रुतबा और दबदबा
जम गया। शाम को मीना और आदि कलेक्टर साहब के घर मिठाई लेकर के गए। आनंद ने उन दोनों को विशेष सम्मान दिया। अपनी पत्नी सायमा और बेटी अक्षरा से मिलवाया। सायमा से मीना की गायकी की बहुत प्रशंसा की। सायमा और अक्षरा ने एक गाना सुनाने की फरमाइश कर दी। मीना ने कांटों से खींच के ये आंचल सुनाया तो सब भाव विभोर हो गए। सब ने उसकी मीठी आवाज की बहुत तारीफ की। मीना को बहुत अच्छा लगा। एक दिन कलेक्ट्रेट से मीना को बुलावा आया और साथ में गाड़ी भी। मीना ठाठ से गाड़ी में बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंची। आनंद ने उसे अपने निजी कक्ष में बुलाया। मीना का दिल धक धक कर रहा था। निजी कक्ष में क्यों बैठाया? कुछ घबरा रही थी वह, लेकिन कह कुछ भी नहीं सकती थी वह। आनंद आकर के उसके सामने बैठ गया। मीना की स्थिति भांपकर आनंद के ओंठों पर मुस्कान उभर आई। वह कहने लगा, रिलैक्स मीना जी, सॉरी, शायद तुम मेरे यहाँ पर बैठाने से डर रही हो। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो क्या? मीना कुछ कह नहीं सकी। आनंद उसकी हालत भांप करके बोला, अच्छी तरह सोच लो, कोई जल्दी नहीं है और तुम नहीं चाहोगी तो जबरदस्ती नहीं है। ठंडे दिमाग से सोच करके बताना। और आनंद अपने ऑफिस में चला गया। मीना ने यह बात आदि को बताई। आदि ने कहा, यह तो अच्छी बात, अब अपना रुतबा और भी बढ़ जाएगा। अब आगे से अपना स्थानांतरण भी नहीं होगा। मेरा मानना है कि कलेक्ट्रेट जाने में कोई समस्या नहीं है। मीना ने कलेक्ट्रेट जाकर के आनंद को अपनी सहमति दे दी। तत्काल प्रतिनियुक्त के आदेश जारी हो गए। मीना को अलग से एक कक्ष दे दिया गया। काम कोई विशेष नहीं बल्कि पीए का ही था। बीच बीच में आनंद उसे अपने विशेष कक्ष में बुलवा लेता। साथ में कॉफी पीते गाना सुनता। रिलैक्स हो करके फिर काम करने लग जाता। आनंद की कार्यकुशलता बहुत बढ़ गई थी इससे। एक दिन दोनों साथ बैठे थे। आनंद का चेहरा उतरा हुआ था। मीना ने कारण पूछा तो आनंद ने कहा कि उसके सिर में दर्द है। मीना ने कहा कि वह सिर दबा करके दर्द कम कर सकती है। आनंद ने मौन स्वीकृति दे दी। मीना आनंद का सिर दबाने लगी। अचानक आनंद ने मीना की कलाई छू ली। करंट सा लगा मीना को। वह एकदम से उठ करके खड़ी हो गई। सॉरी, आई एम सो सॉरी मीना जी, मैं भावनाओं में बह गया था, पर ये हकीकत है कि आई लव यू। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मीना को थोड़ा सा अटपटा लगा और वह अपने कक्ष से बाहर चली गई। उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था। एक तरफ उसे लग रहा था कि वह कितनी भाग्यशाली है, एक कलेक्टर उससे प्रणय निवेदन कर रहा है, मगर अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ चुभ रहा है। ये क्या चुभ रहा है? आदि का प्रेम, तपस्या, समर्पण या वफा? वह समझ नहीं पा रही थी। उसने गाड़ी लगवाई और घर चली आई। आदि घर पर ही था। उसे जल्दी आया देख करके वह चौंका। अरे आज इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना? और उसने मीना के सिर पर हाथ रखा तो उसे गर्म लगा। अरे तुम्हें तो बुखार है। आदि ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसके लिए वह चाय बना करके लाया और साथ में पैरासीटामोल की एक गोली भी लाई। मीना गोली ले करके चाय पी करके सो गई। वह करीब 2 घंटे तक सोती रही। जब जागी तो सिर दर्द गायब था, पर दिल असमंजस में फंसा हुआ था। रेडियो पर एक गाना बज रहा था, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मुश्किल में फंस गया हूं, किधर जाऊं। मीना की आंखों के आगे 2 चेहरे तैरने लगे, एक आदि का, दूसरा आनंद का। आनंद एकदम हीरो जैसा स्मार्ट, तेज तर्रार, प्रतिष्ठित, सत्ता का केंद्र बिंदु था, तो दूसरी तरफ आदि एक साधारण मगर प्यार में अकंठ डूबा एक प्रेमी, गुरु, साथी था। आदि के कारण ही वह यहाँ तक पहुंची थी। क्या आदि को धोखा देना सही है? यह सोच करके उसके बदन में सिरहन सी दौड़ गई। पसीना आने लगा उसे। वह नहाने के बहाने से बाथरूम में चली गई। अगर आदि देख ले तो? जब बाथरूम से बाहर आई तो रेडियो पर गाना बज रहा था, कसमें वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। अब उसके दिमाग की पिक्चर भी क्लियर हो गई।
अब वह अपने आप को बहुत हल्की हल्की सी महसूस कर रही थी। उसने आदि को एक भरपूर किस किया और खाना बनाने लगी। आदि की पसंद का खाना बनाने लगी। जब खाना लग गया तो खाना देख करके आदि उछल पड़ा। उसकी पसंद का खाना बनाया है मीना ने। उसने एक मुस्कान से उसे थैंक्स कहा। दूसरे दिन मीना ने गाड़ी बुलवाई और कलेक्ट्रेट चली गई। आनंद उसे देख करके खुश हो गया। उसे उसके कक्ष तक छोड़ करके आया। माथे पर किस करके उसे थैंक्स कहा। लंच दोनों ने साथ किया। आनंद ने घर से लंच मंगवा लिया था। लंच के बाद आनंद ने मीना को बाहों में कस लिया और उसने प्यार की निशानी अंकित कर दी। मीना इस सब के लिए तैयार थी, इसलिए उसने विरोध नहीं किया बल्कि साथ दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मीना अब कलेक्ट्रेट में समय ज्यादा बिताने लगी। देर रात तक घर आती थी। आदि खाना बना करके तैयार रखता था। मीना कभी खा लेती और कभी पार्टी में खा करके आई हूँ कह करके निढाल सी बिस्तर पर पड़ जाती। बिस्तर में भी अब उसमें गर्मजोशी कम ही नजर आती थी। एक दिन आदि विद्यालय में प्रधानाचार्य के कक्ष में जा रहा था तो गैलरी में 2-3 अध्यापक खड़े थे। आदि को देख करके एक अध्यापक गाने लगा। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। आदि की इच्छा तो हुई कि उसकी नाक तोड़ दे, मगर उसने गुस्से पर काबू पाया और सीधा घर आ गया। घर पर उसने मीना को देखा। मीना भी चौंकी। आज जल्दी कैसे आ गई आप? कुछ लोग बकवास कर रहे थे, मुझे सहन नहीं हुआ इसलिए जल्दी आ गया। और तुम? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए आ गई। आदि समझ गया कि ये 3-4 दिन मीना के लिए भारी पड़ेंगे। उन दिनों में उसके पेट में दर्द रहता है। मीना बात बदलते हुए बोली, खाना लगा दूं? नहीं, मैं तो खा करके ही जाता हूँ। तुम थोड़ा आराम कर लो, बाद में कहीं घूमने चलेंगे। आज मौसम भी बड़ा मस्त है। हाँ वो तो ठीक है, मगर ओह मैं तो भूल ही गया कि हमारे घर लाल बहादुर जी आए हुए हैं। मीना खिलखिला करके हंसी। आदि ने आज उसे बहुत दिनों बाद हंसते हुए देखा था। आदि भी उसे हंसते हुए देख करके खुश हो गया था। लोग तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। औरतों को बदचलन बताना समाज को अच्छा लगता है। मीना सो गई थी। आदि भी फ्रेश होने चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि मीना तैयार हो रही है। कहाँ बिजली गिराने जा रही हैं मैडम जी? वो साहब का फोन आ गया था, कोई अर्जेंट काम आ गया बताया। थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। आदि का मूड ऑफ हो गया। मीना ने बात संभालते हुए कहा कि वह जल्दी ही आने की कोशिश करेगी और एक लंबा किस दे करके वह चली गई। आदि का मन घर में नहीं लग रहा था। आकाश में बादल छाए हुए थे। कभी कभी रिमझिम बारिश हो जाती, कभी कभी रुक जाती। विरह वेदना से छलनी हो रहा था उसका दिल। उसने अपने मित्र राज को फोन किया और पास में ही बह रहे झरना जटाधारी पर जाने की इच्छा व्यक्त की। राज मोटरसाइकिल लेकर के उसके पास आ गया। दोनों चल पड़े। झरने के नीचे खूब नहाए दोनों यार। अब आदि का मन हल्का हो गया था। दोनों ने खूब मस्ती की। नहा करके जब वे ऊपर आए तो अचानक राज ने कहा, अरे आदि देख वो औरत मीना भाभी जैसी लग रही है। मीना जैसी क्या? वह तो मीना ही है। वह यहाँ क्या कर रही है? आदि को अब आनंद भी दिखाई दे रहा था। उसने बात पलटते हुए कहा, पागल वह कहाँ यहाँ से आएगी? वह तो ऑफिस गई है। राज ने भी कह दिया, अरे हाँ तुमने बताया था। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, हर किसी को भाभी समझ लेता हूँ। आदि और राज दोनों वापस आ गए। आदि घर तो आ गया था लेकिन उसका ध्यान मीना पर ही था। थोड़ी देर में मीना भी आ गई। आदि को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अगर उसके साथ ही जटाधारी जाना था तो मुझसे साफ साफ कह देती। मीना यह सुन करके सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदि को पता चल जाएगा। बात संभालने में वह अब एकदम दक्ष हो गई थी। उसने तुरंत कहा, अरे वो ऐसा हुआ कि साहब ऑफिस में काम कर रहे थे। घर से उनकी पत्नी का फोन आ गया कि पिकनिक चलते हैं। साहब ने कहा कि काम है और मैं भी वहाँ हूँ। मेम साहब ने कहा कि मुझे भी ले करके जाना है। अक्षरा की डिमांड है इसलिए मुझे भी ले गए थे, मगर वहाँ पर मेम साहब और अक्षरा तो नजर नहीं आई। तुम भी गए थे क्या वहाँ? हाँ मैं और राज दोनों गए थे। अब मीना को समझ आ गया था कि राज ने उसे आनंद के साथ वहाँ देख लिया था।
तुरंत उसने बात संभाली। वो अक्षरा घूमते घूमते थोड़ा आगे चली गई थी। मेम साहब उसके पीछे पीछे चली गई थी। शायद तुमने तभी देखा होगा। आदि के मन का वहम खत्म हो गया था। उसे अपने आप पर लज्जा आ रही थी। उसने मीना पर शक किया। बोला, मुझे माफ कर दो जान, मैंने तुम पर शक किया। शुक्र है जनाब को अपनी गलती का एहसास तो हो गया है। शक का कीड़ा बहुत बुरा होता है गुरुजी, अब दोबारा इसे कुलबुलाने मत देना। और वह जोर से खिलखिला करके आदि से लिपट गई। बहुत दिनों बाद आज आदि का उसका पुराना वाला सानिध्य मिला था। आदि खुश हो गया। इधर आनंद ने मीना को अपने प्रभाव से कुछ कला मंचों पर गाने का अवसर दिलवा दिया। मीना अब काफी लोकप्रिय गायिका बन चुकी थी। एक दिन आनंद और मीना जब अंतरंग क्षणों में थे तो आनंद ने कहा, मीना मेरी एक बात मानोगी? आदेश कीजिए फिर देखना। नहीं, मैं तो बस यह कह रहा था कि तुम अब अपने राज्य में तो काफी लोकप्रिय हो गई हो। मैं चाहता हूं कि तुम न केवल देश में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रख्यात गायिका के रूप प्रसिद्धि पाओ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मीना ने आनंद को बाहों में कस लिया उत्तेजना के कारण। क्या? क्यों नहीं? दुनिया में असंभव क्या है? देखना, थोड़े दिनों में तुम बॉलीवुड की महान सेलिब्रिटी बनने वाली हो। फिर तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और आनंद ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। मीना उसके और नजदीक आते हुए बोली, आप तो मेरे भगवान हो, भला आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है? मुझे एक आवाज लगाना, मीना दौड़ती हुई आएगी और गले लग जाएगी। और मीना आनंद के गले लग गई। आनंद का एक बैचमेंट मुंबई में कलेक्टर था। आनंद ने उससे बात की। उन दिनों इंडियन आइडल कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों को चयन किया जा रहा था। आयोजकों से बात कर उसका एक वीडियो टेप आयोजकों को दे दिया। वीडियो देख करके आयोजकों ने उसे अनुमति दे दी। अब मीना को मुंबई में रह करके योग्य संगीतकारों के साथ अभ्यास करना था और इस प्रोग्राम में भाग लेना था। लगभग 3 महीने का समय मुंबई में गुजारना। आनंद ने उसके रहने और अभ्यास की समस्त व्यवस्थाएं अपने बैचमेंट के माध्यम से करवा दी। मीना ने अपने खाते में जमा करीब 10 लाख रुपए आनंद को देने चाहे। आनंद ने कहा, तुम अभी तक आनंद को जान ही नहीं पाई हो। 10 लाख क्या, तुम पर तो आनंद 10 करोड़ भी खर्च कर सकता है। यह सुन करके मीना भाव विभोर होकर के उससे चिपक गई। से एक दिन पहले आदि को उसने बताया था। आदि ने कहा, इतना सब कुछ कर लिया तुमने और मुझे बताया तक नहीं। उसके स्वर में उलाहना था। अरे मैंने कहाँ किया यह सब कुछ, यह तो कलेक्टर साहब की मेहरबानी है। मीना हंसते हुए बोली, ऐसा नहीं लगता है कि कलेक्टर साहब कुछ जरूरत से ज्यादा मेहरबानी कर रहे हैं। आदि ने व्यंग कसा। मीना ने घूर कर आदि को देखा तो आदि बोल पड़ा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या अब मजाक करने का भी अधिकार नहीं है? ऐसा क्यों कहते हो? तुम तो मेरे पति, मित्र, गुरु, भगवान सब कुछ हो। यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र कारण तुम ही हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं किसी खेत में घास खोद रही होती। इमोशनल कार्ड खेल गई मीना। तुरूप का इक्का साबित हुआ यह इमोशनल कार्ड। आदि उसकी बाहों में समा गया। अगले दिन मीना मुंबई के लिए फुर्र से उड़ गई। होटल वगैरह का सब इंतजाम था उसके लिए। एक गाड़ी और ड्राइवर की व्यवस्था भी थी। उसके पहुंचने के थोड़ी देर बाद आनंद भी आ गया था वहां पर। मीना बहुत खुश हुई उसे देख करके। दोनों निर्विघ्न रूप से मिले। उस दिन एक अलग ही अनुभूति हुई मीना को। लंच के बाद दोनों मुंबई की सड़कों पर घूमने निकल गए। इंडिया आइडल का पहला प्रोग्राम हुआ। मीना ने पिया तो से नैना लागे रे गाना गाया। स्टूडियो में धूम मच गई। अद्भुत आवाज और अंदाज था मीना का। जज के रूप में बड़े बड़े संगीतकार रितेश हेसमिया,
और सोनू मलिक और विकास ग्रोवर थे। तीनों ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वह अगले राउंड के लिए चुन ली गई। आज मीना की खुशियों का कोई छोर नहीं था। यह दिन आनंद की बदौलत आया था उसकी जिंदगी में। एक नई मंजिल की ओर पहले पायदान चढ़ चुकी थी। वह आनंद के सामने कृतज्ञता से बिछ गई थी। आनंद चला गया। धीरे धीरे मीना ने सभी राउंड पास कर लिए। कल फिनाले था। फिनाले के लिए वह थोड़ी नर्वस नजर आ रही थी। इतने में आनंद का मैसेज आ गया। वह आ रहा था। मीना खुशी से उछल पड़ी। आनंद के आने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। फिनाले के लिए उसने श्रेया घोषाल का गाना गाया, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, और सुनिधि चौहान का गाना बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, सेलेक्ट किया। आनंद ने भी इनका समर्थन किया। फिनाले का सीधा प्रसारण हो रहा था। आदि भी टेलीविजन पर देख रहा था। जब उसका नंबर आया तो उसने दोनों गानों में धमाल मचा दिया। वह इंडियन आइडल की विजेता चुन ली गई। मंच पर ट्रॉफी के लिए जब उसे बुलाया तो उसने आनंद को भी मंच पर बुला लिया। आदि यह दृश्य देख करके टूट गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। उस दिन उसने जो मीना और आनंद को पिकनिक पे देखा था वह सत्य घटना सिद्ध हुई। लोग जो बातें बनाते थे वे सही साबित हुए। एक वह ही गलत साबित हुआ। वह पूरी तरह से टूट गया था। उसकी माँ को जब यह पता चला तो वह उसके पास आ गई। इधर मीना को अब बड़े बड़े संगीतकार मिलने लगे। हिमेश रेशमिया ने उसकी सफलता पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। बॉलीवुड की सभी संगीत की हस्तियों उसमें शामिल हुई। मीना को रितेश रेशमिया ने एक फिल्म के लिए साइन कर लिया था। अब मीना के लिए एक पीए, एक ब्यूटिशियन, एक डिजाइनर की व्यवस्था कर दी गई। यह सब व्यवस्थाएं रितेश रेशमिया ने की थी। किसी को 1 लाख तो किसी को 5 लाख रुपए महीना देना था। हितेश रेशमिया ने 1 करोड़ का चेक एडवांस के रूप में मीना को दे दिया था। मीना को ऐसा लगा कि वह जन्नत में सैर कर रही है। इस सम्मान की उसने कल्पना तक नहीं की थी। वह एक सेलिब्रिटी बन गई थी। पार्टी में पीने का भरपूर इंतजाम था। हर कोई जो उस पार्टी में आया था पैग ले रहा था। रितेश रेशमिया ने एक पैग मीना को पकड़ाते हुए कहा, चीयर्स। मीना संकोच से दोहरी हुई जा रही थी। रितेश ने उसके मुंह से प्याला सटा दिया। मीना ने एक सिप ले लिया। आज उसने हाई फाई सोसाइटी में जो कदम रखा था, फिर तो सभी जाने माने संगीतकार अपने अपने जाम में से एक एक सिप उसे पिलाते रहे। मीना नशे में पूरी टल्ली हो गई और वहीं गिर पड़ी। बैरों ने उसे उठा करके उसके कमरे में पहुंचाया। सुबह जब मीना की आंख खुली तो अपने पास रितेश रेशमिया को सोते हुए पाया। वह एकदम से भौचक्की रह गई। कल रात की एक एक घटना उसे याद आने लगी। अपनी हालात पर एक बार तो उसे रोना आया था, मगर अब क्या कर सकती थी। चकाचौंध में वह इतनी आगे निकल जाएगी यह उसने सोचा ही नहीं था। मीना की जिंदगी अब एकदम से बदल गई थी। गांव की एक सीधी सादी मीना एक मंझी हुई कलाकार बन चुकी थी। बॉलीवुड में अब उसका सिक्का जम गया था। उसके आगे बाकी समस्त गायिकाएं गौड़ हो गई थी। रितेश और मीना की जोड़ी सफलता की गारंटी बन गई थी। यद्यपि वह अन्य संगीतकारों के साथ भी काम करती थी, मगर रितेश के साथ जो तालमेल था वह गजब का था। आनंद के लिए अब मीना के पास समय कहाँ था। आनंद दिन में कई बार फोन करता, लेकिन मीना उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। वह मैसेज भी करता, लेकिन उसका जवाब नहीं देती थी। उसने एक नया आईफोन ले लिया और पुराना मोबाइल फेंक दिया। ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब वह रितेश के साथ ही रहने लगी तो
आजकल तो बॉलीवुड में सब ऐसे ही रहते हैं। जब तक मन करे गुलछर्रे उड़ाओ, जब मन भर जाए तो बाहर आ जाओ और फिर किसी और के साथ रहने लग जाओ। इससे अधिक और क्या आधुनिक हो सकता है कोई? आधुनिकता की पराकाष्ठा है ये। अब मीना करोड़ों में खेलने लगी, नाम पैसा सब कुछ तो उसके पास, मगर कभी कभी उसका दिल खाली खाली सा लगता था। दिल में कहीं ना कहीं कुछ चुभता था उसके। क्या था वह जो चुभता था? उसके कुछ समझ में नहीं आता था। काम इतना अधिक हो गया था कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी उसे कुछ सोचने की। मगर जब भी वक्त मिलता उसे अकेलापन अच्छा लगता था। रितेश का प्यार कभी कभी बनावटी सा लगता था। तब उसे आदि की याद आने लगती थी। यह जो चुभन थी, क्या ये आदि के साथ विश्वासघात की चुभन थी? यह सोचते ही मीना सिहर उठती थी। वह क्या थी? आदि ने उसे कहां पहुंचा दिया था? उसने आदि को क्या दिया? विश्वासघात, बेवफाई और गम। इसके सिवा उसने उसे कुछ नहीं दिया। जबकि आदि ने प्रेम, वफा, समर्पण और प्रतिष्ठा सब कुछ तो दिया था उसे। लेकिन अब आदि के बारे में क्या सोचना? वह एक बीता हुआ कल था। आदि को उसने एक सीढ़ी मात्र समझा और पहली मंजिल पर पहुंच गई। वहां उसने आनंद को खड़े पाया था। उसने आनंद को भी उपयोग किया और वह यहां तक आ पहुंची। क्या रितेश भी तीसरी सीढ़ी है? सोच करके मीना थर थर कांपने लगी। कितना और पतन होना बाकी है उसका अभी। लेकिन अब यह सब सोचने का क्या फायदा? एक दिन उसका मैनेजर कह रहा था कि आजकल रितेश सर एक नई लड़की साया को गायिका बना रहे हैं। मीना को सुनकर के बड़ा आघात लगा। रितेश अब कई रात घर नहीं आता था। वह और साया किसी होटल में ही रात गुजारा करते थे। रात भर मीना अकेली तड़पती रहती थी। अब उसे महसूस होने लगा कि आदि कैसे सोता होगा अकेले। पता नहीं वह कैसा होगा। यह सोच करके उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। पर क्या ये आंसू उसके पाप धो देंगे? आदि इस गम को सह नहीं सका था। वह एकदम से गुमसुम रहने लगा था। उसकी माँ ने उसे बहुत संभाला, मगर वह मीना में ही खोया हुआ था। माँ उसे अपने घर ले आई। मनोचिकित्सक से उसका इलाज कराने लगी। कहते हैं समय सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। वह धीरे धीरे सब जख्मों को भर देता है। 2-3 साल जरूर लगे उसे ठीक होने में, मगर वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। आदि अब फिर से विद्यालय जाने लगा था। एक दिन वह विद्यालय से इंटरवल में अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसकी निगाह सुर्खियों पर पड़ी। प्रमुख गायिका मीना ने आत्महत्या कर ली। पढ़ करके आदि चौंक गया। फोटो भी छपा था। फोटो मीना का ही था। वह फूट फूट करके रो पड़ा। चाहे मीना ने उसके साथ कुछ भी किया हो, पर उसने तो उसे दिल से प्यार किया था। वो चाहे बेवफा निकली थी, मगर उसने तो अंत समय तक वफा ही की थी। लगता था कि उसका गम आंसुओं से बाहर आ रहा था। उसने मीना को माफ कर दिया था। प्रेम की पराकाष्ठा यही है। जिसे चाहा उसे भगवान की तरह पूजा। आदि के दिल में आज भी मीना जिंदा है। जिस रास्ते पर मीना चल पड़ी थी, उसका अंत यही होना था। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागलों की तरह भागने का परिणाम यही होता है। जीवन में सच्चे प्रेम से बड़ी कोई दौलत और कुछ नहीं है। काश यह सब लोग जान पाते। काश यह सब बात लोग जान पाते, फिर वे पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे ऐसे नहीं भागते और बेवफा नहीं कहलाते। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।